I welcome my all students across the country who are watching it. मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय का शीर्षक है कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज। कुछ लोग इसको सहकारी अधिगम युक्तियां कहते हैं, कुछ लोग इसको सहयोगी अधिगम युक्तियां कहते हैं। तो हिंदी में दोनों नाम प्रचलित हैं, सहकारी भी और सहयोगी भी। जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज की बात कर रहे हैं अर्थात सहकारी अधिगम युक्तियों की बात कर रहे हैं तो हमें जरा सा ये सोचना होगा कि हमारी कक्षाओं में वर्तमान स्थिति क्या है। व्हाट आर वी प्रैक्टिसिंग? You can observe that most of the teachers are imparting the instructions using books and teaching learning material. You will find that most of the time there is one-way instructions without much interaction. तो हमारी कक्षाओं में जो भी शिक्षण हो रहा है उसमें एक तो पुस्तकों और जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उसकी मदद से बहुत सारे शिक्षक, हम में से भी बहुत सारे लोग इंस्ट्रक्शनल डिलीवरी का काम करते हैं और साथ ही कक्षाओं में एक दिशीय इंस्ट्रक्शन, एक दिशीय अनुदेशन ज्यादा होता है, वन वे इंस्ट्रक्शन ज्यादा होता है कि टीचर कुछ बोलता है, विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वो सुने और कक्षा में इंटरेक्शन जो है वो कम होता है। दूसरी, हमारी कक्ष की वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि हम बच्चों को चिन्हित कर लेते हैं, कौन अच्छा बच्चा है, कौन खराब बच्चा है, कौन कमजोर बच्चा है, कौन तेज बच्चा है, who is intelligent, who is gifted, who is slow learner, और हम हर इंडिविजुअल के हिसाब से उसके गोल सेट कर देते हैं और क्लास में एक तरह का कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर देते हैं। हमारी कक्षाओं में अक्सर व्यक्तिगत लक्ष्य और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। साथ ही हम में से कुछ लोग जो टीचिंग लर्निंग में इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस है, टीचिंग लर्निंग में जो विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया का महत्व है, उस महत्व को कम आंकते हैं, उसके महत्व को नेग्लेक्ट कर देते हैं। उनको लगता है कि टीचर जो तैयारी करके आया है, टीचर जो पढ़ाएगा वही इंपॉर्टेंट है, विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया उतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये आजकल की हमारी प्रैक्टिसेस हैं। इनको तो आप पहचानते ही होंगे। Vygotsky, correct, Monica was the first to respond. He is Vygotsky. So what Vygotsky said, that what children can do together today, they can do alone tomorrow. Vygotsky ने कहा कि बच्चे साथ मिलकर जो आज कर सकते हैं, यदि हम उन्हें अकेले करने को देंगे तो हो सकता है वो कल कर पाए। इस वक्तव्य का कुछ अर्थ है। इस वक्तव्य का अर्थ है कि बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेहतर सीखते हैं। राइट? विगोत्स्की की सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म इसी बात पर आधारित थी। वो कहते थे कि इंटरेक्शन इज द की एंड इन कोऑपरेटिव लर्निंग आल्सो इंटरेक्शन इज द की। सो व्हाट इज द सिनेरियो इन प्रेजेंट डे क्लासरूम्स? आइदर यू विल फाइंड क्लासरूम्स विच आर इंडिविजुअलिस्टिक, बच्चों के हमने एकल लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं बच्चों को टैग करके, या फिर हम बच्चों के बीच एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक प्रतिस्पर्धा प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन ये दोनों परिस्थितियां विगोत्स्की के हिसाब से ठीक नहीं है। जो भी कोऑपरेटिव लर्निंग को मानने वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि बेटर क्लासरूम इज अ कोऑपरेटिव क्लासरूम, जहां सहयोग होता है अधिगम में। ऐसी कक्षा कॉम्पिटिटिव और इंडिविजुअलिस्टिक की बजाय ज्यादा बेहतर कक्षा मानी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि तीन तरह की कक्षा एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव, इंडिविजुअलिस्टिक एंड कोऑपरेटिव। सो वी शुड टॉक अबाउट कोऑपरेटिव लर्निंग सिनेरियो। कोऑपरेटिव लर्निंग के बारे में एक माना जाता है कि एक अच्छी कक्षा क्या हो सकती है जब हम इन तीनों एनवायरनमेंट को ध्यान रखते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक को, कॉम्पिटिटिव को और कोऑपरेटिव को। तो एक आइडियल क्लासरूम की संकल्पना है जहां बच्चे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करके सीखें, वेयर स्टूडेंट वुड लर्न हाउ टू वर्क कोऑपरेटिवली विद ईच अदर टू कॉम्पीट फॉर फन एंड एंजॉयमेंट। कंपटीशन हो लेकिन वो फन और एंजॉयमेंट के लिए हो, एंड टू वर्क ऑटोनोमसली ऑन देयर ओन, और जहां वो अपने आप ऑटोनॉमस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए काम कर सकें।
तो एक आइडियल क्लासरूम वो है जहां कंपटीशन, इंडिविजुअलिस्टिक और कोऑपरेटिव तीनों सिनेरियो का बैलेंस होना चाहिए। ऐसी कक्षा को एक अच्छी कक्षा या एक आइडियल क्लासरूम माना जाता है। जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं तो गिलिस की एक डेफिनेशन, गिलिस का एक बहुत अच्छा रीसेंट पेपर है 2016 में पब्लिश हुआ, मैंने सोर्स बेस में दे रखा है। उस पेपर में उन्होंने कहा कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन एजुकेशनल अप्रोच which aims to organize classroom activities into academic and social learning experiences. So when students learn with each other, they interact with each other, they communicate with each other, and classroom environment become a social learning environment. ऐसी परिस्थिति में बच्चे अच्छा सीखते हैं। फर्दर गिलिस ने कहा कि एक कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में बच्चे एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर फॉर व्हाट, टू एकम्प्लिश शेयर्ड गोल्स। उनके कुछ कॉमन गोल्स होते हैं, कुछ शेयर्ड गोल्स होते हैं। उन शेयर्ड गोल्स को कंप्लीट करने के लिए वो एक साथ काम करते हैं। जब वो एक साथ काम करते हैं उनमें एक सेंस ऑफ इंटरडिपेंडेंस होती है। ये इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के प्रति सम्मान और एक दूसरे की क्षमताओं पर विश्वास है, इसलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। जब वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं तो उससे पूरा ग्रुप और उस ग्रुप के सारे मेंबर्स मोटिवेट होते हैं टू हेल्प एंड सपोर्ट ईच अदर, और वो एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सो व्हाट कोऑपरेटिव लर्निंग इज? Cooperative learning environment is an environment where students work together to accomplish shared goals with a sense of interdependence which motivate group members to help and support each other. एक दूसरे की मदद के लिए, एक दूसरे की सहायता के लिए, जहां विद्यार्थी एक साथ काम करते हैं, एक प्रकार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, और जहां उनमें इंटरडिपेंडेंस अर्थात एक दूसरे पर निर्भरता की स्थिति रहती है, उसे हम कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट के टाइप्स के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग बातें की हैं। मैं यहां पर 3 तरह के कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूं जो बहुत कॉमन कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है। पहला टाइप माना जाता है फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, दूसरा टाइप माना जाता है इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग, और तीसरा टाइप माना जाता है कोऑपरेटिव बेस ग्रुप्स। आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी चर्चा इन तीनों की करता हूं। When we talk about formal cooperative learning, फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग एक ऐसा एनवायरनमेंट है जहां किसी कॉमन टास्क या बहुत सारे टास्क या प्रोजेक्ट्स जो पूरे ग्रुप को या पूरी कक्षा को, या आप कक्षा में बड़े बड़े छोटे छोटे ग्रुप्स बना सकते हैं। 40 के 40 बच्चों को एक टास्क दिया जा सकता है, 10-10 बच्चों के 4 ग्रुप बनाकर एक टास्क दिया जा सकता है, 5-5 बच्चों के 8 ग्रुप बनाकर हर ग्रुप को एक टास्क दिया जा सकता है। बट द ग्रुप वर्क टुगेदर फॉर कॉमन टास्क टू अचीव शेयर्ड लर्निंग गोल्स, क्योंकि पूरे ग्रुप का लक्ष्य एक ही होता है, पूरे ग्रुप के अधिगम लक्ष्य एक ही होता है, और उस लक्ष्य के लिए और ग्रुप फॉर्मली आप क्रिएट करते हैं, उनको एक्टिविटी देते हैं, उनको टास्क देते हैं, उनका ग्रुप फ्रेम करते हैं, उनको फैसिलिटेट करते हैं। तो इस तरह से जो फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, वहां एक कॉमन शेयर्ड ग्रुप के लिए, एक कॉमन टास्क के लिए एक ग्रुप एक साथ काम करता है फॉर्मल सेटिंग्स में। जनरली जब हम क्लासरूम में इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं और अपने करिकुलम में इसको इंटीग्रेट करते हैं, अपनी पेडागोजी में इसको इंटीग्रेट करते हैं, तब हम फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग की प्रैक्टिसेस को यूज करना पसंद करते हैं। लेट अस सी व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर इन फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। आपका क्या रोल है? सबसे पहले आप प्री इंस्ट्रक्शनल डिसीजंस लेते हैं कि फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग की यदि एक्टिविटी आपको अपनी कक्षा में करानी है तो आपको उन्हें क्या इंस्ट्रक्शंस देने हैं, किस तरह से ग्रुप बनाओगे, ग्रुप कैसे काम करेगा, क्या एक्टिविटी होगी, क्या लर्निंग आउटकम्स एक्सपेक्टेड हैं, ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। साथ ही एज ए टीचर हम ग्रुप के साथ उनके इंस्ट्रक्शनल टास्क और किस तरह का कोऑपरेशन होगा उसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते हैं।
साथ ही हम जब स्टूडेंट अपना काम शुरू कर देते हैं तो स्टूडेंट्स की लर्निंग को मॉनिटर करते हैं, और जहां जरूरत पड़ती है, हमें लगता है यहां पर हमारे विद्यार्थियों को थोड़ी मदद की, थोड़ी असिस्टेंस की आवश्यकता है, तो वहां हम उनको थोड़ी असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं और उनकी लर्निंग को असेस करते हैं, और जहां जरूरत होती है वहां उनकी लर्निंग को एनहांस करने में मदद करते हैं। तो ये हो गए फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स। दूसरे तरह की जो कोऑपरेटिव लर्निंग है, इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग में स्टूडेंट एक साथ काम तो करते हैं, उनके लर्निंग गोल्स तो कॉमन होते हैं, लेकिन ये ग्रुप बहुत टेम्परेरी होते हैं। जैसे कक्षा में आप पढ़ाते पढ़ाते अचानक कोई बिंदु पर चर्चा करना चाहते हैं, आपने थोड़ी देर के लिए 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट के लिए ग्रुप बनाया, लेट अस डिस्कस इट। सो देयर इज नथिंग लाइक फॉर्मल सेटिंग, बट देयर आर सम इनफॉर्मल सेटिंग्स। इन दोज इनफॉर्मल सेटिंग्स यू ट्राई टू फोकस द स्टूडेंट अटेंशन ऑन द मटेरियल टू बी लर्न। जैसे आप कक्षा में कोई एक्टिविटी दिखा रहे हैं या उनको कोई हैंड्स ऑन एक्टिविटी करने को दी, तो केवल उस हैंड्स ऑन एक्टिविटी को करने के लिए ही, केवल उस हैंड्स ऑन एक्टिविटी को करने के लिए ही आप स्टूडेंट की अटेंशन को गेन करने के लिए छोटे छोटे ग्रुप बना देते हैं। तो ये एक तरह से कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट में मूड सेट करता है, और एक क्लास सेशन में जो कुछ कवर करना है उसमें मदद करने के लिए आप इनफॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग बनाते हैं। तो इन्फॉर्मेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, हम बहुत बड़े गोल्स नहीं बनाते, लॉन्ग टर्म्स ग्रुप नहीं होते। ये नहीं कि 2 दिन 4 दिन के लिए ग्रुप बन गया, कोई पूरी एक्टिविटी, कोई एक पूरा प्रोजेक्ट करना है, जो हमें पूरा एक्टिविटी पूरा प्रोजेक्ट कराना है, दैट इज फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग। बट विद इन क्लास we do whatever we do to explain anything, to discuss on any topic, to explain something, to show something, to do some hands on and share the experiences immediately। तो 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट के लिए विद इन क्लास हम जो छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, और तब हम अगर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज को डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड इन्फॉर्मेटिव कोऑपरेटिव लर्निंग। तो इसमें जो टास्क होते हैं, टीचर की ये जिम्मेदारी है कि वो बहुत एक्सप्लिसिट और प्रिसाइज हो, इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर हो, और ग्रुप को ये पता हो कि उन्हें कौन सा स्पेसिफिक प्रोडक्ट, क्या उनका आउटपुट देना है, ताकि वो उसी आउटपुट के लिए उस छोटे से समय में काम कर सके। अब विद्वानों ने तीसरे तरह के कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की बात भी की है, जिसको कोऑपरेटिव बेस ग्रुप कहा जाता है। कोऑपरेटिव बेस ग्रुप एक्चुअली लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए होते हैं। कई बार ये ग्रुप अक्रॉस द ईयर, अक्रॉस द डिसिप्लिन भी काम करते हैं, लंबे समय तक काम करते हैं। एक लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद दूसरे लक्ष्य पर फिर एक साथ काम शुरू कर देते हैं। तो इस तरह के जो ग्रुप्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म होते हैं, वो हेट्रोजेनस होते हैं, लेकिन ग्रुप्स की मेंबरशिप स्टेबल होती है। जैसे आप अगर फॉर्मल कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें, आप उनको कोई प्रोजेक्ट करने को दें, कोई एक्टिविटी करने को दें, तो आप जब नेक्स्ट टाइम प्रोजेक्ट एक्टिविटी करने को देंगे तो आप ग्रुप सेटिंग चेंज कर देंगे, आप नए स्टूडेंट्स के साथ नया ग्रुप बनाएंगे। लेकिन अगर आप सोचें कि आप अपने कोलीग्स के साथ कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, को रिसर्चर्स, अपने कोलीग्स जो कि अक्रॉस द कंट्री है, अक्रॉस द डिसिप्लिन है, दूसरे सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, उनके साथ मिलकर कोई कोऑपरेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, कोई कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी करना चाहते हैं, देन समटाइम्स यू मेक लॉन्ग टर्म ग्रुप्स। इसमें यह इंश्योर किया जाता है कि ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं उन सबकी अच्छी एकेडमिक प्रोग्रेस हो, और हर कोई इसके लिए अकाउंटेबल होता है। सबकी लर्निंग को इंप्रूव करने के लिए, फॉर स्ट्राइविंग द लर्निंग, यू होल्ड ईच अदर अकाउंटेबल। तो हर एक दूसरे के साथ अकाउंटेबल होता है, इसलिए हर एक दूसरे को सपोर्ट देता है, एनकरेजमेंट देता है और असिस्टेंस देता है। कोऑपरेटिव लर्निंग किसी भी तरह से हो, कोऑपरेटिव लर्निंग फॉर्मल सेटिंग में हो, इनफॉर्मल सेटिंग में हो, या लॉन्ग टर्म ग्रुप सेटिंग में हो। जॉनसन एंड जॉनसन ने अपने रिसर्च पेपर में, उनका एक बहुत अच्छा रिसर्च पेपर है 1999 में पब्लिश हुआ, उस पेपर में उन्होंने 5 की एलिमेंट्स की बात की। उन्होंने कहा कि हर एक कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में 5 की एलिमेंट्स होते हैं। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, दूसरा एलिमेंट है इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, तीसरा एलिमेंट है प्रोमोटिव इंटरेक्शंस, चौथा एलिमेंट है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, और पांचवा एलिमेंट है ग्रुप प्रोसेसिंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज पर और आगे बढ़ने से पहले
हम इन पर थोड़ा सा बात करते हैं कि ये जो 5 की एलिमेंट्स हैं जो हम देखते हैं कि हर कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में होने चाहिए, इनका क्या अर्थ है, इनका क्या मतलब है और ये क्या होते हैं। सो द फर्स्ट इज पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, सकारात्मक अंतर निर्भरता। कोऑपरेटिव लर्निंग में अगर पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो फिर वहां कोई कोऑपरेटिव लर्निंग नहीं होती। इसलिए कहा जाता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी हम जब भी अपनाते हैं, हमेशा हमारा टास्क क्लियर हो कि ग्रुप को क्या करना है, ग्रुप के लक्ष्य स्पष्ट हो कि उनको किन लक्ष्यों को प्राप्त करना है। ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से इस तरह से लिंक होते हैं, इस तरह से कनेक्टेड होते हैं, उनको ये बात समझा दी जाती है और वो इस बात को एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि हम तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम में से प्रत्येक सफल नहीं होगा। अर्थात ग्रुप में अगर 4 मेंबर हैं, 5 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं या 10 मेंबर हैं और एक कोऑपरेटिव लर्निंग एक्टिविटी पर हम काम कर रहे हैं, हर एक के टास्क असाइंड है, तो हर एक मेंबर जब अपने अपने टास्क में सक्सेसफुल होगा तभी हमारा ग्रुप सक्सेसफुल होगा। एक्चुअली इसकी बड़ी फेमस कोटेशन है दैट इन कोऑपरेटिव लर्निंग वी सिंक और स्विम टुगेदर। यदि एक फेल होता है तो सब फेल होते हैं, यदि एक सफल होता है तो सब सफल होते हैं। हम डूबेंगे तो साथ साथ और तैरेंगे तो साथ साथ। ये सिंग और स्विम टुगेदर का जो कंसेप्ट है यही कोऑपरेटिव लर्निंग है। यू कंपेयर विद कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्या कहता है? आई विल स्विम एंड सिंक यू, एंड इफ यू विल स्विम आई कैन सिंक। या तो मैं तुम्हें डुबो दूंगा तब मैं जीतूंगा, तुम्हें हरा दूंगा तब मैं जीतूंगा। तो वहां पर एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा है, यहां प्रतिस्पर्धा की बजाय सहयोग है, सहकारिता है। तो इसीलिए पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब है कि हम ना केवल अपनी सफलता के लिए बल्कि अपने ग्रुप में प्रत्येक की सफलता के लिए इक्वली कमिटेड होते हैं। वी आर इक्वली कमिटेड सक्सेस ऑफ ईच अदर, राइट। और अगर कोई पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस नहीं है, जैसा मैंने आपसे कहा, इफ देयर इज नो पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस इट मींस देयर इज नो कोऑपरेशन। यदि हमारे बीच कोई पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस नहीं है तो इसका अर्थ है कि हमारे बीच कोई कोऑपरेशन नहीं है। इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। कोऑपरेटिव लर्निंग में समूह और व्यक्ति दोनों ही लक्ष्य को लेकर के अकाउंटेबल होते हैं। सो ग्रुप इज अकाउंटेबल फॉर अचीविंग इट्स गोल्स and each member is also accountable for contributing his or her share of work। तो समूह भी अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तरदायी होता है और उस लक्ष्य में प्रत्येक व्यक्ति को जितना योगदान करना है, हर मेंबर भी अपने योगदान के प्रति उतना ही उत्तरदायी होता है। अर्थात कोऑपरेटिव लर्निंग में इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी दोनों एक साथ काम करते हैं। इसीलिए यहां पर परफॉर्मेंस तो हर इंडिविजुअल स्टूडेंट की असेस की जाती है। प्रत्येक विद्यार्थी कैसा परफॉर्म कर रहा है इसका असेसमेंट एज ए टीचर हम करते हैं, लेकिन इसका रिजल्ट इंडिविजुअल का रिजल्ट नहीं होता, इसका रिजल्ट ग्रुप का रिजल्ट होता है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी ग्रुप की है। तो इससे होता क्या है कि इससे बच्चे एक साथ सीखते हैं कि वो यदि एक साथ मिलकर काम करेंगे तो न केवल उनके ग्रुप का विकास होगा बल्कि वो व्यक्तिगत तौर पर एज इंडिविजुअल भी बेटर और हायर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द सेकेंड डायमेंशन ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग। द थर्ड डायमेंशन इज प्रोमोटिव इंटरेक्शन। उनके बीच इंटरेक्शन कैसा होता है? कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में जो मेंबर्स होते हैं वो रिसोर्सेस, मदद, सपोर्ट, एनकरेजमेंट ग्रुप में सभी मेंबर्स के साथ करते हैं। एक मेंबर दूसरे मेंबर को सपोर्ट करता है, उसको एनकरेज करता है, उसको प्रेज करता है। यदि उसके पास कुछ रिसोर्स है और दूसरे के पास वो रिसोर्स नहीं है तो वो उनके साथ रिसोर्स शेयर करता है। साथ ही एक तरह से प्रोमोटिव इंटरेक्शन ना केवल एकेडमिक सपोर्ट सिस्टम है, क्योंकि हम अंतःक्रिया जब करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, तो ना केवल एक दूसरे को एकेडमिकली सपोर्ट करते हैं बल्कि एक पर्सनल सपोर्ट सिस्टम भी हमारा डेवलप होता है। तो हम एक दूसरे को पर्सनली भी सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक दूसरे की लर्निंग को प्रमोट करते हैं। हमें जो पता है अर्थात विद्यार्थी की जो नॉलेज है वो
क्लासमेट्स के साथ शेयर की जाती है। तो अपने ज्ञान को हम अपने कक्षा के विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, और आज का हमारा जो ज्ञान है, जो हम अपना नया सीख रहे हैं, वह जो हम पहले से जानते हैं उसके साथ उसको कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस तरह से जो मेंबर्स होते हैं वो ना केवल पर्सनली कमिटेड होते हैं, बल्कि वो दूसरों के प्रति और जो उनके म्यूचुअल गोल्स हैं, जो ग्रुप गोल्स हैं, जो कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में गोल्स सेट किए गए हैं, उन गोल्स के प्रति वो उतने ही उत्तरदायी होते हैं। देन मेंशन इज इंटरपर्सनल और स्मॉल ग्रुप स्किल्स। ये माना जाता है कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी जब हम इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे जो दिया जाने वाला काम है उस काम में भी, और एक टीम में हम कैसे काम कर सकते हैं, दोनों में एक साथ इंगेज होते हैं। तो वो टास्क भी करते हैं और वो टीम वर्क भी सीखते हैं, समूह में कैसे काम कर सकते हैं। तो इसलिए उनको वो जान जाते हैं इफेक्टिव लीडरशिप क्या होती है, डिसीजन मेकिंग क्या होती है, ट्रस्ट बिल्डिंग क्या होती है, एक दूसरे के साथ संप्रेषण कैसे करते हैं, यदि समूह में ग्रुप में एक दूसरे के साथ कुछ कन्फ्लिक्ट हो गया, कोई विवाद हो गया, कोई द्वंद्व है, तो उसको कैसे मैनेज करते हैं। तो ये इंटरपर्सनल स्किल्स भी इसके साथ बच्चे सीख लेते हैं, और जो भी स्किल्स रिक्वायर्ड है उसको लेकर के बच्चे मोटिवेटेड रहते हैं। साथ ही कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज में बच्चे उन स्किल्स और प्रोसीजर्स को सीखते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली मैनेज कर सकें। देखिए, जहां पर समूह होता है वहां कई बार विवाद हो सकता है, कई बार अलग अलग विचार हो सकते हैं। एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रयास करते हैं, तो हर एक के अप्रोच में अंतर हो सकता है। लेकिन अगर कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज हमने अपनाई हैं तो हमारे विद्यार्थी उन कॉन्फ्लिक्ट्स को कंस्ट्रक्टिवली मैनेज करना सीखते हैं। देन इट कम्स द ग्रुप प्रोसेसिंग। ग्रुप प्रोसेसिंग में सारे ग्रुप मेंबर्स एक साथ चर्चा करते हैं कि कैसे उन्हें अपने ग्रुप के सामान्य लक्ष्यों को प्राप्त करना है, कैसे हमें समूह के जो विभिन्न सदस्य हैं, डिफरेंट मेंबर्स हैं, उनके बीच वर्किंग रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, कैसे हमें ये डिस्क्राइब करने की जरूरत है, ग्रुप को ये डिस्क्राइब करने की जरूरत होती है कि मेंबर्स के कौन से एक्शंस हेल्पफुल और अनहेल्पफुल हैं, जिससे कि ग्रुप ये तय कर सके कि कौन से बिहेवियर को हमें कंटिन्यू रखना है और कौन से बिहेवियर में हमें परिवर्तन लाना है। और लर्निंग प्रोसेस में कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है, सतत सुधार होते हैं, क्योंकि हम लगातार इस बात की एनालिसिस करते हैं ग्रुप मेंबर्स होने के नाते कि हम सब लोग समूह में कैसा काम कर रहे हैं। आप ये पांचों चीजें ध्यान में रखिएगा। अब मैं कोऑपरेटिव लर्निंग के बेनिफिट्स पर चर्चा करने के बाद कुछ कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज पर बात करूंगा। सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि चूंकि बच्चे एक साथ काम करते हैं, एक ही लक्ष्य के लिए काम करते हैं, तो एक तरह से उन्हें आनंद आता है, विद्यार्थी इसमें एंजॉय करते हैं, एंड दे आर मोर मोटिवेटेड। वो अधिक प्रोत्साहित होते हैं, अधिक मोटिवेशन के साथ काम करते हैं। इसमें अंतःक्रिया बहुत ज्यादा है, इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट बहुत इंगेज रहते हैं, तो पैसिव लर्निंग नहीं होती, रोट लर्निंग नहीं होती। स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, सक्रिय भागीदार होते हैं अधिगम की प्रक्रिया में। ये एक इसका अच्छा लाभ है। साथ ही कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी में चूंकि ग्रुप प्रोसेसिंग होती है, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, तो यहां पर डिस्कशन, क्रिटिकल थिंकिंग, इस सब के अवसर मिलते हैं। बच्चे जो सीखते हैं, जो जानते हैं, उसको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। इससे बच्चे ये जान जाते हैं कि एक साथ कैसे काम करना है, और ये कौशल उनके जीवन में आगे जाकर बहुत काम आता है, चाहे वो किसी सामाजिक कार्य को करें, चाहे वे किसी ऑफिस में जॉब करें या कहीं भी करें, उन्हें कई बार टीम के साथ काम करना पड़ता है। और यदि हम कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल अपनी कक्षाओं में करते हैं और अपने विद्यार्थियों को शुरुआत से ही इस बात की ट्रेनिंग दे देते हैं, तो हमारे विद्यार्थी फिर इसका बेहतर प्रयोग आगे चलकर कर लेते हैं। अभी तक मैंने जो चर्चा की वो बेसिकली चर्चा की कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, इसके मूल आधार क्या है, कैसे इसका विकास हुआ है, कितने प्रकार की होती है। तो अभी तक की चर्चा थ्योरेटिकल डायमेंशंस पर थी। लेट अस मूव ऑन द प्रैक्टिकल डायमेंशंस। हम इंप्लीमेंट कैसे करें? अगर हमें कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी अपनी क्लास में इंप्लीमेंट करनी है एज ए टीचर, तो हम इसको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, अब हम इसकी चर्चा करते हैं। इसकी 3 फेज होती हैं। पहली फेज है प्री इंप्लीमेंटेशन फेज,
जहां हमें इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई करने होते हैं। एज ए टीचर हम ये तय करते हैं कि हमारे समूह का साइज क्या होगा, 5 बच्चों का ग्रुप होगा, 10 बच्चों का ग्रुप होगा, 20 बच्चों का ग्रुप होगा। हम इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्लान करते हैं, क्या मटेरियल हम इस्तेमाल करेंगे, कौन सी सामग्री का हम प्रयोग करेंगे। हम ये भी डिसाइड करते हैं कि हम ग्रुप को कौन से रोल देंगे, किस व्यक्ति को ग्रुप में क्या भूमिका दी जाएगी, या क्या हम विद्यार्थियों को अपनी भूमिकाएं चुनने का अवसर और स्वतंत्रता देंगे। दोनों चीजें हमें तय करनी होती है, और इंडिविजुअल्स उस ग्रुप में क्या काम करेंगे। तो ये सारी प्लानिंग हमारी प्री इंप्लीमेंटेशन फेज में होती है। फिर इंप्लीमेंटेशन फेज में जब हम अपनी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करते हैं, तब हमारी भूमिका एक ऑब्जर्वर की होती है। हम विद्यार्थियों के बिहेवियर को, व्यवहार को मॉनिटर करते हैं जब वो किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं। यदि हमें इसकी आवश्यकता अनुभव हो कि हमें इंटरवीन करने की, हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, तब हम कभी कभी हस्तक्षेप करते हैं। यदि उनको हमारी कहीं सहायता की जरूरत है तो हम उनकी सहायता करते हैं। और यदि हमें लगता है कि हमें इनको मोटिवेट करने की, प्रेज करने की, इनको प्रोत्साहित करने की जरूरत है, तो ड्यूरिंग द एक्टिविटी हम उनको मोटिवेट और प्रेज करते हैं एज अ टीचर। फिर एक्टिविटी होने के बाद पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में क्या होता है, हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि आप समराइज करिए आपने क्या किया। उनकी लर्निंग को हम इवैल्यूएट या असेस करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट असेसमेंट टूल्स। और जो कुछ भी घटित हुआ, जो कुछ भी आउटकम आया, क्या एक्टिविटी थी, कैसे विद्यार्थियों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या लर्निंग आउटकम्स अचीव हुए नहीं हुए, इन सब पर हम जब रिफ्लेक्ट करते हैं, और न केवल हम रिफ्लेक्ट करते हैं बल्कि हम विद्यार्थियों से भी कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट करें, तो उनका रिफ्लेक्शन और हमारा रिफ्लेक्शन सब कुछ इस पोस्ट इंप्लीमेंटेशन फेज में होता है। बहुत सारी कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज हैं। जिक्सॉ एक मेथड है, थिंक पेयर शेयर एक मेथड है, 3 स्टेप इंटरव्यू एक मेथड है, राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग एक मेथड है, 3 मिनट रिव्यू एक मेथड है, नंबर्ड हेड्स टुगेदर एक मेथड है, टीम पेयर सोलो के साथ साथ सर्कल द सेज एक मेथड है, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। बट मुझे लगा कि सीमित समय में हम इन्हीं 8, 9, 7, 8 प्रकारों की चर्चा कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने इनका चुनाव किया है। यदि आप लिटरेचर पढ़ेंगे, मटेरियल पढ़ेंगे, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप जान पाएंगे कि कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजीज बहुत सारी हैं। आइए इन सब की हम एक एक करके चर्चा करते हैं। जिक्सॉ मेथड बहुत पॉपुलर मेथड है, सबसे ज्यादा प्रयोग की जाने वाली कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रैटेजी जिक्सॉ है। खासतौर पर जब हमें कुछ खोजना हो, कोई प्रयोग करना हो, या कोई सामूहिक प्रोजेक्ट देने हो, तब अक्सर हम जिक्सॉ विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें हम उनके छोटे छोटे ग्रुप बनाते हैं, लर्नर्स अपनी एक्सपर्टाइज अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर करते हैं और एक ग्रुप टास्क को कंप्लीट करने में मदद करते हैं। उसके बाद ग्रुप मेंबर्स अपने और साथियों के साथ मिलकर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं। आइए देखें जिक्सॉ काम कैसे करता है। जिक्सॉ विधि से यदि हमें कोई भी शिक्षण कार्य करना है, कोई भी एक्टिविटी करानी है, तो सबसे पहला काम होता है हम ग्रुप बनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमने 4-4 के ग्रुप बनाए। यह ध्यान रखिए कि ग्रुप में जो 4 मेंबर्स हैं वो चारों सेम एबिलिटी, सेम मेंटल लेवल विद सेम सेट ऑफ स्किल्स नहीं होने चाहिए। कोशिश करिए कि एक ग्रुप के जो 4 सदस्य हैं उनके स्किल्स डिफरेंट हो, उनके लेवल डिफरेंट हो, उनके एक्सपीरियंसेस टुवर्ड्स द प्रॉब्लम विच यू आर ट्राइंग टू सॉल्व विद द कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजी वो अलग हो। तो इस तरह से आप 4-4 के बहुत सारे समूह बना सकते हैं। मान लीजिए मैंने अपनी कक्षा में 4-4 बच्चों के 4 समूह बनाए। आप अगर देखेंगे हर एक ग्रुप में जो 4 मेंबर्स को मैंने डिपिक्ट किया है नंबर 1, 2, 3 और 4 से, चारों को अलग कलर कोड दिया है। ये कलर कोड इसलिए दिया है ताकि आप ये देख सकें कि जो 1 नंबर वाले 4 विद्यार्थी हैं उनमें लगभग एक जैसी स्किल सेट है, तो इसलिए उन चारों को मैंने अलग अलग ग्रुप में रखा है। वो जैसे क्या होता है कि कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं। अब आप अपनी कक्षा में देखेंगे बच्चों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं, वो बच्चे हमेशा साथ रहते हैं, साथ खेलते हैं, साथ पढ़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कक्षा में जो तेज पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो फास्ट अचीवर्स हैं, उनका अपना ग्रुप बन जाता है, स्लो लर्नर्स है उनका अपना ग्रुप बन जाता है, डिप्राइव्ड सोसाइटी के कई बार स्टूडेंट्स होते हैं,
वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ मिक्सअप नहीं हो पाते, वो अपना ग्रुप बना लेते हैं। तो हर एक की अपनी स्किल्स और अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं। तो जब आप जिग्सॉ मेथड बनाएं तो एक कोशिश करें कि इस तरह के लेबल्ड ग्रुप नहीं बने, बल्कि हर ग्रुप में हर तरह का विद्यार्थी हो। प्रत्येक ग्रुप को जो समस्या दी गई है उस पर ग्रुप के सारे सदस्य काम करेंगे, अपनी अपनी स्किल के हिसाब से, अपनी अपनी कॉम्पिटेंसीज के हिसाब से, अपनी अपनी क्षमता, योग्यता, अपने अपने पूर्व अनुभव और अपने अपने ज्ञान के आधार पर सभी सदस्य मिलकर उस समस्या के समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। और जब समस्या समाधान हो जाएगा तब देखिए चारों ग्रुप में अलग अलग विद्यार्थी हैं, समस्या एक ही है, तो हर एक ग्रुप की एक समस्या को टैकल करने की अप्रोच भिन्न होगी। फिर क्या होगा, जब इस समस्या का वो समाधान कर देंगे फिर वो अपने ओरिजिनल ग्रुप में चले जाएंगे, अर्थात अब ग्रुप रीफॉर्म करेंगे। अगर 4 मेंबर 4 ग्रुप में थे, वो चारों एक साथ आएंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि चारों 1 नंबर वाले मेंबर्स ने 4 ग्रुप में डिफरेंट तरीके से सीखा, वो आपस में मिलकर एक साथ शेयर करेंगे। 2 नंबर वाले चारों ने अलग 4 ग्रुप में सीखा, वो अब आपस में मिलकर शेयर करेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह जो सीखा वो एक साथ एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत प्रभावी ढंग से प्रयोग की जाने वाली स्ट्रैटेजी है जो जिग्सॉ कहलाती है। दूसरा जो तरीका है वो थिंक पेयर शेयर। थिंक पेयर शेयर, आपको नाम से ही पता लग रहा है, थिंक पेयर शेयर। सोचिए, जोड़े बनाइए और बांटिए। ये 3 चरण की युक्ति है। इस मेथड में 3 स्टेप्स होते हैं। इसमें क्या होता है, जब हम अपने विद्यार्थियों को कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू है, कोई टास्क देते हैं, तो सबसे पहले हम अपने विद्यार्थियों से कहते हैं कि वे इसके बारे में इंडिपेंडेंटली सोचें, व्यक्तिगत तौर पर अकेले अकेले सोचें, एक एक करके सोचें। और एक एक करके सोचने के बाद वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, सर्वे करते हैं, वो आइडियाज कलेक्ट करते हैं और समस्या के बारे में अपने विचारों का निर्माण करते हैं। उनको जो भी प्रॉब्लम दी गई है उसके बारे में वो अपने विचारों को संगठित करते हैं। ये थिंक स्टेप के बाद वो मूव करते हैं पेयर स्टेप पर। एक बार थिंकिंग प्रोसेस ओवर हो जाती है, फिर हम विद्यार्थियों से कहते हैं कि अब आप जोड़े बनाइए, अर्थात 2-2 विद्यार्थियों के जोड़े बनाइए और जोड़े के दोनों विद्यार्थी उन्होंने जो विचार किया है, उन्होंने जो थिंकिंग किया है, उन्होंने जो अपने आइडियाज डेवलप किए हैं, वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। एक दूसरे के साथ शेयर करने के बाद जब वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो एक दूसरे के विचारों को केयरफुली सुनते हैं, वे आपस में एक दूसरे से प्रश्न करते हैं, आर्ग्यू करते हैं, एक दूसरे के आइडियाज को चैलेंज करते हैं, दोनों अपने अपने विचारों का एक्सप्लेनेशन देते हैं और इस तरह से दोनों अपने व्यूज को कोलेट करके एक समाधान पर आने का प्रयास करते हैं। तो पहले सिंगल हैंडेडली थिंकिंग होती है और थिंकिंग के बाद हम एक पेयर में चर्चा करते हैं। उसके बाद लर्नर्स को कहा जाता है कि उन्होंने ग्रुप में जो आउटकम सोचा है, ग्रुप में उनके जो आइडियाज डेवलप हुए हैं, अब वे उसे पूरी कक्षा के साथ शेयर करें, पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करें, पूरी कक्षा के साथ बांटें। तो यहां पर शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस होती है। चूंकि उन्होंने पेयर में ऑलरेडी काम कर रखा है तो उनमें बहुत सारी चर्चाएं हो चुकी होती हैं, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। ऐसे में फिर वे अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं और प्रस्तुति के बाद जो ग्रुप्स है, जो कक्षा है, उनको पेयर्स ने जो प्रेजेंट किया है उस पर रिफ्लेक्ट करने के लिए कहा जाता है। इसके बाद इससे क्या होता है कि हमारे जो ग्रुप में आइडियाज थे और जो इंडिविजुअल आइडियाज थे, जब हमें रिफ्लेक्शन मिलता है, जब हमें ग्रुप से फीडबैक मिलता है तो वो और रिफाइन होते हैं और हम एक अच्छे सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। तीसरी स्ट्रैटेजी है 3 स्टेप इंटरव्यू। ये स्ट्रैटेजी भी बहुत इफेक्टिवली कक्षा में इस्तेमाल होती है, खासतौर पर ऐसी समस्याओं से समाधान के लिए जिनका कोई डेफिनेट आंसर नहीं होता, जिनके आंसर यस या नो में नहीं होते। ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए हम 3 स्टेप इंटरव्यू का प्रयोग करते हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि पूरी कक्षा के सामने अध्यापक मुद्दे को, विचारों को, डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस को, डिफरेंट व्यूज को प्रेजेंट करता है कि ये एक समस्या है, इस समस्या के बारे में ये डिफरेंट व्यूज हैं, ये डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस हैं। एज ए टीचर आप पूरी कक्षा के सामने उसको प्रेजेंट करते हैं। प्रेजेंट करने के बाद आप यहां भी विद्यार्थियों के पेयर बना लेते हैं। तो पेयर में विद्यार्थियों जोड़े बना देते हैं और जोड़े बनाने के बाद क्या होता है कि
जोड़े का एक साथी इंटरव्यूअर बनता है और दूसरा साथी इंटरव्यूई। अर्थात जो आपने जोड़े बनाए हैं, अध्यापक ने जो समस्या और संभावित समाधान प्रस्तुत किए हैं, उस पर अपने विचारों को और बेहतर बनाने के लिए हम जोड़े में इंटरव्यू लेते हैं। तो जो इंटरव्यू होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो अपने दूसरे साथी का इंटरव्यू लेता है और उसके विचारों को रिकॉर्ड करता है। थोड़ी देर के बाद उनके रोल स्विच हो जाते हैं। तो जो इंटरव्यूअर था पहले, वो अब इंटरव्यूई हो जाता है, और जो इंटरव्यूई था वो इंटरव्यूअर हो जाता है। अर्थात पहले एक विद्यार्थी ने दूसरे का इंटरव्यू लिया, अब दूसरा विद्यार्थी पहले का इंटरव्यू लेता है। और इस सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के बाद प्रत्येक जोड़ा अपने विचारों को पूरी कक्षा के सामने प्रस्तुत करता है। कक्षा उन विचारों पर डिस्कस करती है, आर्ग्यू करती है, क्वेश्चन करती है, और इस तरह से फिर हम एक कांस्टेंट व्यू पर आ जाते हैं। अगला तरीका है राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग। राउंड रॉबिन लीग की तरह खेला जाता है। इसमें कक्षा को हम छोटे छोटे समूहों में बांट देते हैं और प्रत्येक समूह में एक विद्यार्थी को यह जिम्मेदारी दे दी जाती है कि वो रिकॉर्डर की तरह काम करेगा। अर्थात ग्रुप में जो भी चर्चा होगी, जो भी अभिक्रियाएं होंगी, जो भी क्रियाकलाप होंगे, जो भी चर्चा होगी, जो भी बहस होगी, उसको वो रिकॉर्ड करेगा। रिकॉर्ड करने के बाद, ग्रुप बनाने के बाद, अध्यापक कोई समस्या या प्रश्न विभिन्न संभावित समाधानों के साथ विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करता है और विद्यार्थियों से कहता है कि जो संभावित समाधान आपके समक्ष आए हैं, इन पर या आपके पास कोई और बेहतर समाधान यदि है तो उस पर आप समूह में चर्चा कीजिए। तो सारे विद्यार्थी एक सर्कल में बैठ जाते हैं और वे अपने ग्रुप के अंदर उस पर चर्चा करते हैं। इसमें ग्रुप के सभी सदस्य एक एक करके अपने विचार प्रकट करते हैं। जैसे राउंड रॉबिन लीग में पहले 1 नंबर का विद्यार्थी, फिर 2 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 4 नंबर का, फिर 5। ग्रुप में जितने विद्यार्थी हैं सब एक एक करके अपने विचार प्रकट करते हैं और जो रिकॉर्डर, जिस विद्यार्थी की भूमिका रिकॉर्डर की है, वह सबके रिस्पॉन्सेस को नोट करता और नोट करने के बाद सभी विद्यार्थियों से अपने विचार समूह की ओर से पूरी कक्षा में प्रकट करने को कहा जाता है। सामान्यतः जिसने ग्रुप में रिकॉर्डिंग की है वो ग्रुप के सारे आउटकम्स को प्रेजेंट कर देता है। तो ये राउंड रॉबिन लीग मेथड है, ये भी एक अच्छी विधि। ये जो 3 मिनट रिव्यू है, ये भी एक बहुत अच्छी विधि है। खासतौर पर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम कक्षा में किसी मुद्दे पर अचानक से पढ़ाते पढ़ाते चर्चा कराना चाहते हैं। कुछ देर के लिए चाहते हैं कि बच्चे इस पर थोड़ा विस्तार से सोचें, इसके बारे में चिंतन करें। तो हम क्लास में जब कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहे हो, कोई डिस्कस कर रहे हो, चाहे वो साइंस का क्लास है, मैथमेटिक्स का क्लास है, सोशल साइंस का क्लास है, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम क्या करते हैं कि अपनी चर्चा के दौरान कहीं भी रुक जाते हैं, इमीडिएटली स्टूडेंट से कहते हैं कि आप टीम बनाइए, काइंड ऑफ इनफॉर्मल सेटिंग्स, और वो टीम बनाते हैं और फिर उनसे कहते हैं कि अब तक हमने जो चर्चा की है, आप 3 मिनट इस पर अपने समूह में चर्चा कीजिए और चर्चा करके ये बताइए कि आपने क्या सीखा, क्या जाना। जरा रिव्यू करिए कि अब तक हमने जितनी डिस्कशन की है अपने क्लास में, इसके बारे में आपने कितना सीखा। तो स्टूडेंट्स अपने ग्रुप में चर्चा करते हैं और ग्रुप के दूसरे सदस्यों से या दूसरे ग्रुप्स से या आपसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं यदि उनके समूह की अंडरस्टैंडिंग में कोई डाउट हो तब। तो ये भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है, हम क्लास में यूज कर सकते हैं। एक और तरीका है नंबर्ड हेड्स टुगेदर। इसमें क्या होता है कि बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके हम उनको कुछ नंबर दे देते हैं। तो ग्रुप के हर मेंबर को एक नंबर दे दिया जाता है। मान लीजिए हमने 5 ग्रुप बनाए और हर एक में 6 बच्चे थे, तो 1 2 3 4 6 3 4 5 6 ऐसे 1 से 6 तक हमने समूह के 6 बच्चों को ग्रुप में नंबर दे दिए। और जब टीचर कोई क्वेश्चन करता है तो हर एक समूह से एक जैसे नंबर वाले बच्चे एक साथ आ जाते हैं। अर्थात ग्रुप 1 से अगर टीचर ने प्रश्न किया, ग्रुप 1 से 1 वाला, ग्रुप 2 से 1 वाला, ग्रुप 3 से 1 वाला, सारे 1 वाले एक साथ आ जाएंगे, सारे 2 नंबर वाले एक साथ आ जाएंगे, सारे 3 नंबर वाले एक साथ आ जाएंगे और अध्यापक के प्रश्न के संभावित समाधान पर चर्चा करेंगे। वे ग्रुप में काम करेंगे और ग्रुप में काम करने के बाद वो अपने ग्रुप में वापस जाएंगे, ग्रुप लीडर बनेंगे और अपने ग्रुप के आइडिया को पूरे क्लास के सामने प्रेजेंट करेंगे। चूंकि इसमें हम स्पेसिफिक असाइंड नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं नाम की बजाय,
इसीलिए इस स्ट्रेटजी को नंबर हेड्स टुगेदर और पुट हेड्स टुगेदर कहा जाता है। टीम पेयर सोलो, यह भी एक बड़ी अच्छी टेक्निक है। खासतौर पर इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब ऐसी समस्याएं हमें चिंतन करनी हो या ऐसे मुद्दों पर हमें बात करनी हो जो मुद्दे गंभीर किस्म के हैं, जिस पर एकल चिंतन प्रारंभ में संभव नहीं है। जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है, या तो लर्नर आइडेंटिफाई कर सकते हैं या टीचर असाइन कर सकता है। तो सबसे पहले सारे लर्नर्स उस प्रॉब्लम पर एज ए टीम चर्चा करते हैं, एक समूह की तरह चर्चा करते हैं। एक समूह की तरह चर्चा करने के बाद फिर वो जोड़े में बंट जाते हैं और उसी मुद्दे पर अब वो दो लोग आपस में उस जोड़े पर, उस समस्या पर काम करते हैं, क्योंकि पूरे बड़े ग्रुप में पूरी कक्षा में काम संभव नहीं है। तो पहले बेसिक ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन पूरे क्लास में हो जाता है, देन दे फॉर्म स्मॉल ग्रुप्स और पेयर, देन दे डू द थिंग्स इन द पेयर, देन आफ्टर पेयरिंग एट द एंड दे स्टार्टेड थिंकिंग सोलो, फिर वो एकल चिंतन करते हैं। तो इससे क्या लाभ होता है? इससे ये लाभ होता है कि ऐसी समस्याएं जो व्यक्ति की व्यक्तिगत क्षमताओं से परे हों प्रारंभ में, उन समस्याओं पर भी चिंतन किया जा सकता है। बच्चे समूह में संभावित समाधानों के बारे में सोचते हैं, ग्रुप में उसमें चर्चा करते हैं और अकेले होने पर इंडिविजुअल की तौर से उस प्रयोग को करते हैं। फिर प्रयोग के अपने निष्कर्षों को अपने पेयर से और ग्रुप से शेयर करते हैं और इस तरह से उनकी लर्निंग आगे बढ़ती है। खासतौर पर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स में, साइंस में, सोशल साइंस में ये मेथड बहुत अधिक उपयोगी माना जाता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जिसको कहते हैं सर्कल द सेज। सेज किसे कहते हैं? ज्ञानी पुरुष, ऋषि, महात्मा। तो नाम कहता है सर्कल द सेज, महात्मा को घेर लो। इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ यह है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई विशिष्ट प्रकार का ज्ञान या जानकारी बहुत कम विद्यार्थियों के पास उपलब्ध होती है, वह सभी के पास उपलब्ध नहीं होती। तो जो विद्यार्थी उस जानकारी, जैसे क्या हुआ कि आपने कोई एक स्पेसिफिक टूर प्लान किया, मान लीजिए कहीं किसी दूसरे शहर में किसी साइंस लेबोरेटरी का टूर है, किसी म्यूजियम का टूर है, और सारे विद्यार्थी वहां नहीं जा पाए। मान लीजिए आपकी कक्षा में, विद्यालय में 4 सेक्शन है, 160 विद्यार्थी हैं, आपके बस की कैपेसिटी 30 थी, आप केवल 30 विद्यार्थियों को लेकर ही उस टूर पर या उस ट्रिप पर गए। लेकिन 30 विद्यार्थी जो वहां से ज्ञान लेकर आए वो बाकी कक्षा की तुलना में अधिक जानकारी रखते हैं। तो अब अगर वो जो सीख कर आए इसके बारे में सभी विद्यार्थियों को बताना है, तो आपको उन विद्यार्थियों को सेज की भूमिका में ले जाना होगा, संत की भूमिका में ले जाना होगा। ऐसे विद्यार्थी जो अपने ज्ञान को बांटने के लिए, दूसरों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हो। फिर पूरी क्लास को हम छोटे छोटे ग्रुप्स में बांट देते हैं और हर एक ग्रुप एक सेज अर्थात एक ऐसा लर्नर जिसको वो जानकारी विस्तृत है उसके चारों तरफ एक घेरा बना लेता है और उस घेरे में वो संत या वो ज्यादा जानने वाला विद्यार्थी पूरे ग्रुप के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करता है, अपने अर्थ को, मीनिंग को एक्सप्लेन करता है। और उसके बाद जब विद्यार्थी अपने समूह में वापस जाते हैं तो फिर वे एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं जो उन्होंने सेज के साथ, संत के साथ या जो अधिक नोन लर्नर है उससे सीखा है। तो ये भी एक विधि। तो विद्यार्थियों, आइए हम प्रयास करें कि हमारे स्टूडेंट्स कंपटीशन के लिए नहीं बल्कि एक साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हों। सो लेट्स प्लेज that let's prepare our students to swim together.